जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इस तरह कि मैं बता रहा था, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की मॉडिफाइड फॉर्म है इन थर्मोडायनामिक्स। ये बिल्कुल वही बात है जैसे हम लोग फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर हम लेते हैं बर्नौलीज इक्वेशन को, वो भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है इन फ्लूइड डायनामिक्स, बर्नौली इक्वेशन। तो यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जब आप किसी सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करते हो, वो एनर्जी दो जगह इस्तेमाल हो रही है। एक तो वो इंटरनल एनर्जी में इस्तेमाल होती है चेंज करने में, और दूसरा वो वर्क डन करने में इस्तेमाल होती है। ये इसकी इक्वेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। ठीक है, अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में जब आप हीट एनर्जी दोगे सिस्टम की, तो सिस्टम को हीट एनर्जी देने की वजह से तीन चेंज आएगा इंटरनल एनर्जी में, और उसके बाद सिस्टम एक्सपैंड करेगा और वर्क डन करेगा। लेकिन अगर आपके पास कोई साइक्लिक प्रोसेस है तो डेल्टा यू जीरो हो जाएगा, और उसमें हीट एनर्जी जितनी भी आप दोगे वो वर्क डन में जाएगी। तो भाई ये जो इक्वेशन है ना, ये बनी, ये साइक्लिक प्रोसेस की इक्वेशन है। डेल्टा यू इक्वल टू जीरो दो प्रोसेस को शो करती है, एक साइक्लिक और एक आइसोथर्मल प्रोसेस को शो करती है, याद रखिएगा। ठीक है, ये भी मैं बात करके आ चुका हूं। एनीवे, नेक्स्ट आपके पास में आ जाती है एप्लीकेशंस। हमारा जितना भी मेटाबॉलिज्म है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के तहत ही काम करता है। वही इनटेक करते हैं फूड को, ये जो फूड हम इनटेक करते हैं ये सोर्स ऑफ हीट एनर्जी है। अगर ये दो काम करता है, एक तो हमारे इंटरनल एनर्जी को मेंटेन करता है, दूसरा इसके जरिए हम वर्क डन करते हैं। खाना ना मिले तो आपको एक टाइम, दो टाइम, तीन टाइम लग पता जाता है रोज़ों में, आपको पता ही है माशाल्लाह से। ठीक है, सिस्टम की बात हो गई थी। अब इसमें एक और चीज़ रखिएगा कि आपके पास आइसो, इसकी एप्लीकेशन है आइसोथर्मल प्रोसेस। वो प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट, नंबर वन। नंबर टू, एक स्लो प्रोसेस है ये। नंबर थ्री, इसमें बॉयल्स लॉ अप्लाई होता है, जिसकी इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट है। ये तो तीन इस चार बातें हो गई इसकी। अब जरा लॉ की इक्वेशन के मुताबिक फॉर्मूला होता है क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू तो इसमें जीरो हो जाएगा ये वाला, तो क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, जितना भी हीट एनर्जी प्रोवाइडेड है वर्क डन में चली जाएगी, क्योंकि इसकी इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होती है और चेंज इन इंटरनल एनर्जी इसकी आपके पास जीरो आती है। अब दो किस्म के आइसोथर्मल प्रोसेस हो सकते हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन और आइसोथर्मल कंप्रेशन या कॉन्ट्रैक्शन। जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, जिसमें सिस्टम एक्सपैंड करेगा, उसकी इक्वेशन आपके पास ये लिखिए वन पर, ये वाली, प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यों? क्योंकि जब आप एक्सपेंशन की बात करते हैं, आप सिस्टम को हीट देंगे। अब उस हीट से वर्क डन तो होगा, इंटरनल एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी वर्क डन चूंकि बाय द सिस्टम हो रहा है तो उसका साइन भी पॉजिटिव, और हीट आप दे रहे हो उसका भी साइन पॉजिटिव। इसका मतलब है वर्क डन बाय द सिस्टम। और ये सारी जो पॉइंट्स में लिखे हैं, ये वाला वर्क डन होगा बाय द सिस्टम, हीट इज गिवन टू द सिस्टम, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर डिक्रीज करता है, वॉल्यूम इसके अंदर इंक्रीज कर रहा होता है, इंटरनल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, डेल्टा यू जीरो। ये सारे इसके एमसीक्यूज हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन के। इसी तरह आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है, उसमें आप वर्क डन करते हो सिस्टम पर, आपका किया गया वर्क डन सिस्टम से बाहर रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि वो इंटरनल एनर्जी तब्दील नहीं कर सकता। ठीक है, यू डब्ल्यू और क्यू दोनों के साइन नेगेटिव आएंगे। इक्वेशन नंबर टू, हीट लीव करेगी, वर्क डन ऑन सिस्टम होगा। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा, डेल्टा यू जीरो होगा। ये भी इसके एमसीक्यू है। अब ये चीजें हैं सारी एमसीक्यू से मुतल्लिका इस आइसोथर्मल प्रोसेस की। इसके बाद आपके पास आता है एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या कहता है? बेटे आप अपना जरा माइक ऑफ करें, आपके मोबाइल की आवाज आ रही है मुझे। एडियाबेटिक प्रोसेस जिसमें हीट ना एंटर होती है सिस्टम में, ना बाहर जाती। हीट एनर्जी सिस्टम में ना आपको सब लोग एंटर हो रही है ना बाहर, उसका हम एडियाबेटिक प्रोसेस के, हीट एनर्जी कांस्टेंट हो जाती है आपकी, जितनी सिस्टम के अंदर है वही रहती है।
अब क्योंकि आप सिस्टम में हीट एनर्जी नहीं लेके जा रहे तो क्यू जीरो हो गया, तो डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू इक्वल टू जीरो, ये आपकी इक्वेशन बन गई। ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस की दो निशानियां होंगी, या तो आपका क्यू जीरो लिया जाएगा या डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू जीरो होगा। ये दोनों इक्वेशन एडियाबेटिक प्रोसेस की है। अब यहां से एडियाबेटिक प्रोसेस से दो मजीद इक्वेशन निकलती हैं, या तो डेल्टा यू को नेगेटिव साइड पे ले जाओ या डब्ल्यू को ले जाओ। डेल्टा यू को नेगेटिव पे ले जाओगे, ये वाली चीज, तो ये शो करेगा एडियाबेटिक एक्सपेंशन, और ये साथ में जो लिखी हुई लेफ्ट साइड पे ये एडियाबेटिक कंप्रेशन। एक्सपेंशन में सिस्टम खुद वर्क डन करेगा, एक्सपैंड करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ इट्स इंटरनल एनर्जी। अब बाहर से एनर्जी तो आ नहीं सकती, अंदर की एनर्जी कंज्यूम होगी। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। ये वही सूरत हाल है, आप खाना ना खाओ, काम करो, आपके अंदर की एनर्जी यूज हो रही है, आपकी इंटरनल एनर्जी का लेवल कम हो जाएगा वर्क डन के नतीजे में। फिर आपको भूख लगेगी, आप चाहोगे कि इनटेक आए, हीट आए। अगर आप हीट नहीं लेते, इनटेक फूड नहीं लेते, तो एनर्जी और कम होगी और आप वर्क डन करने की सलाहियत खोते चले जाएंगे। अच्छा, अब आप आ जाएं डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू के ऊपर। इसमें सिस्टम को आप कंप्रेस करते हो, आपका किया गया वर्क डन इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, इसलिए इंटरनल एनर्जी का साइन पॉजिटिव होता है इसमें, और वर्क डन का नेगेटिव होता है क्योंकि वर्क डन ऑन सिस्टम नेगेटिव होता है। ये भी हो गया। ये दोनों बातें डिटेल में यहाँ लिखी हुई हैं। ये एडियाबेटिक एक्सपेंशन है और ये एडियाबेटिक कंप्रेशन है, दोनों को मैंने लिखा हुआ है, तो इनको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। बाकी कुछ एमसीक्यू नजर आ रहे होंगे आपको, ये आपने पढ़ने हैं। एक आधे का मैं ध्यान यहाँ जिक्र कर देता हूँ, जैसा ये वाला एमसीक्यू है। इन एडियाबेटिक एक्सपेंशन में वर्क डन हुआ 100 जूल। एक्सपेंशन की बात हो रही है, आपसे कहा गया अब जी चेंज इन इंटरनल एनर्जी बता दो। हमें पता है कि एक्सपेंशन में सिस्टम खुद वर्क डन करता है, ठीक है जी, लेकिन जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है वो नेगेटिव होता है, तो भाई तो -100 जूल आंसर होगा। समझ आ गई? इसी तरह के ये मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं, यू कैन सॉल्व। सोल्यूशन वैसे हुआ है, अब जो लेक्चर है उसको सामने रखकर अब आपने इनको देखना है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। इसके अंदर अब ये क्वेश्चन है, एमसीक्यू की बात कर रहा हूँ, ये लेफ्ट साइड पे जो गिवन है, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस की हम बात कर रहे थे। एडियाबेटिक प्रोसेस की जो इक्वेशन होती है वो होती है पी वी गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। गैमा इसका मतलब होता है सीपी और सीवी की रेशियो होती है। ये आगे एक टेबल है, उसमें मैंने सब वैल्यूज लिखी हुई है। इसमें आपका क्या नाम है, पॉलीएटॉमिक, मोनोटॉमिक और डायटॉमिक गैसेस के लिए गैमा की वैल्यूज क्या होती हैं, वो हम वहाँ टेबल में जाके डिस्कस करेंगे। इस न्यूमेरिकल के मुताबिक ड्यू टू रैपिड एक्सपेंशन, अब ये भी याद रखिएगा, आइसोथर्मल को मैंने कहा था वो स्लो प्रोसेस होता है, एडियाबेटिक एक फास्ट प्रोसेस है। अगर आप पीवी डायग्राम ड्रॉ करो ना, ये अगर आपके पास आइसोथर्मल का ग्राफ होता है, तो भाई ये आपका एडियाबेट का ग्राफ आता है नीचे वाला। ये नीचे वाला स्टीपर है, स्टीपर का मतलब मोर स्लोप, इसका स्लोप ज्यादा है। ठीक है, और ये आइसोथर्मल है, इसको आइसोथर्म कहते हैं, स्लो प्रोसेस है। इसका जो क्या नाम है स्लोप है वो कम है, जबकि नीचे वाले का स्लोप ज्यादा है। अब जहां तक न्यूमेरिकल का ताल्लुक है, हमें गैमा की वैल्यू 2/3 वैल्यू ये गिवन है। ठीक है, हमने सिर्फ ये करना है कि रेशो निकालनी है इनिशियल और फाइनल प्रेशर की, ये P1/P2। तो फॉर्मूले को उसी लिहाज से हम सेट करेंगे। ठीक है, हमें यहाँ पर गिवन डाटा में यही बताया गया है
कि जो वॉल्यूम है वो 8 टाइम्स हो जाता है, ये लिखा हुआ 8 टाइम्स। तो वॉल्यूम V2 8 है, वॉल्यूम V1 को 1 ले लेंगे, ऊपर 2/3 आके इसको हल कर लेंगे। अब 8 का मतलब है 2 पावर 3, वो 2 पावर 3 2/3 से हल होके 2 स्क्वायर बना देगा जो 4 होता है। तो रेशियो आपके पास 4:1 या 4 आ जाएगी, इसलिए चार्ली आंसर को टिक किया हुआ। ये क्वेश्चन देख लें, ठीक है, इस तरह के सवाल भी आ सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास इसके अंदर आइसोबारिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोबारिक प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। जब प्रेशर कांस्टेंट कर दोगे तो इक्वेशन बनेगी T/V = कांस्टेंट, और जब आप वॉल्यूम कांस्टेंट कर दोगे तो ये T/P = कांस्टेंट, ये इक्वेशन बन जाएगी। जहां तक ताल्लुक है इनके ग्राफ्स का, जब हम आइसोबारिक की बात करते हैं तो प्रेशर कांस्टेंट का ग्राफ ये है, या तो ग्राफ नंबर 1 होगा कि पीवी डायग्राम में पी वाई एक्सिस पे लो, और ज्यादातर वाई एक्सिस पे लिया जाता है, और एक्स एक्सिस पे वी ले लो, लेकिन रिवर्स भी किया जा सकता है एमसीक्यू में। तो दूसरा ग्राफ, पहला दूसरा दोनों ग्राफ आइसोबारिक प्रोसेस के हैं, जबकि थर्ड ये वाला और फोर्थ ये दोनों आइसोकोरिक के ग्राफ है। अच्छा, आइसोकोरिक में क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, तो जितनी हीट होगी वो इंटरनल एनर्जी के बराबर होगी। यही वजह है कि डेल्टा यू का फॉर्मूला यहाँ पर mCV डेल्टा टी होता है, इसका जिक्र अभी आगे भी आएगा। और सबसे लीस्ट वर्क डन करता है आपका आइसोकोरिक प्रोसेस, इसका वर्क डन जीरो होता है, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला P डेल्टा V है। ये इसके फर्दर एमसीक्यूज हैं जो जीरो हो जाएगा, कोई वर्क डन नहीं करता ये सिस्टम आइसोकोरिक प्रोसेस। सबसे कम वर्क डन इसका होता है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा वर्क डन आपके पास ये आइसोबारिक का होता है, सबसे ज्यादा। कंपैरिजन अभी कहीं आ जाएगा आपके पास। ये मुख्तलिफ किस्म के ग्राफ्स हैं, मैं अभी इनको डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है, आपके साथ। ये डिफरेंट टेम्परेचर्स पर ग्राफ हैं, ये वाले पीवी ग्राफ हैं। आप देख रहे हो कि टेम्परेचर चेंज करने से ग्राफ की शेप पे फर्क नहीं पड़ रहा, पोजीशन पे फर्क पड़ रहा है, एरिया में चेंज आ रहा है, क्योंकि जाहिर बात है आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे वर्क डन बढ़ जाएगा आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर, ठीक है। ये भी कंपैरिजन है वर्क डन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। आइसोबारिक का सबसे ज्यादा वर्क डन होता है, ये इधर लिखा हुआ है। उसके बाद आइसोथर्मल की बारी आती है, फिर एडियाबेटिक का वर्क डन होता है, और सबसे कम वर्क, जीरो वर्क डन, आइसोकोरिक प्रोसेस का, ये एंड पे लिखा हुआ है। ये तरतीब याद होनी चाहिए, ग्राफ की शेप्स याद होनी चाहिए, सामने आपको नजर आ रही है, ठीक है बेटा जी। यही इसके कमोबेश एमसीक्यू हैं जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी एमसीक्यू अगर नए बनते हैं तो वो यही होगा, न्यूमेरिकल में वैल्यू चेंज कर देंगे बस, वो बन जाएंगे। फिर आपके पास मोलर हीट कैपेसिटीज आ जाती हैं। मोलर हीट कैपेसिटी अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 केल्विन या 1 डिग्री तब्दील करने के लिए टेम्परेचर यूज हो जाए। तो Q = NC डेल्टा टी इसका फॉर्मूला होता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ से एक बार नोट कीजिएगा, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो उसकी मोलर हीट कैपेसिटी अनडिफाइन होगी, क्योंकि उसका डेल्टा टी जीरो होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा टी जीरो होता है, तो मोलर हीट कैपेसिटी फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस अनडिफाइन होती है, इंफिनिटी होती है। बड़ा मशहूर एमसीक्यू है हमारा, ठीक है, नोट कर लें। इसका यूनिट होता है जॉल पर मोल पर केल्विन, ये लिखा हुआ टिक कर किया जहां पर मैंने। दो किस्म की ये मोलर हीट कैपेसिटी चलती है आपके पास, एक सीपी होती है, एक सीवी होती है। सीपी कांस्टेंट प्रेशर पर और सीवी कांस्टेंट वॉल्यूम पर। दोनों का जो डिफरेंस है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कैपिटल आर के इक्वल होता है। इसका मतलब है सीपी की वैल्यू ज्यादा होती है और सीवी की वैल्यू कम होती है, ठीक है, ये नोट कर लो। इसका मतलब एक और भी निकलता है कि आपको सीपी के अंदर ज्यादा हीट देनी है और सीवी में कम हीट आप यूज करते हो, लेकिन दोनों में चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर है, कांस्टेंट प्रेशर पे या कांस्टेंट वॉल्यूम में। चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर होगा, हीट एनर्जी में फर्क होगा दोनों की, इसी वजह, और दोनों के वर्क डन में भी फर्क होगा, इसी वजह से सीपी और सीवी की वैल्यू में फर्क आएगा।
बाकी आपकी बुक के न्यूमेरिकल है, क्योंकि वो भी एमसीक्यू बन सकते हैं, इसलिए यहाँ इंक्लूड किया हुआ नोट्स में मैंने। फर्स्ट लॉ मैं बता चुका हूँ आपको, ये आपकी बुक की बातें हैं सारी ज़्यादातर, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा बातें थी वो हैंड रिटन थी आपके पास, उसमें भी ये चीज़ें आई हैं। ये ग्राफ वगैरह इनके वर्क डन के, ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन और आइसोथर्मल कंप्रेशन दोनों चीज़ें आपके सामने हैं इसमें। अलबत्ता दोनों में हेडिंग में एक्सपेंशन ही लिखा हुआ है, तो इसको आपने बस चेंज कर लेना, ये चीज़ कंप्रेशन बनेगी। मैं इसे काट देता हूँ यहाँ से, आप भी कर लीजिएगा। ये कंप्रेशन है लिखा हुआ वैसे नीचे, हेडिंग गलत है, कंप्रेशन है ये। एडियाबेटिक प्रोसेस भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये चीज़ें वैसी मैं कर रहा हूँ। सीपी और सीवी गैमा की रेशो बनती, ये भी हम बात कर चुके हैं इसकी। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एमसीक्यू, मोलर हीट कैपेसिटी का जिक्र हम कर चुके हैं, ठीक। ये डिटेल है, ये यूनिट्स की बात भी हो गई, फॉर्मूलों की बात भी हो गई, डेरिवेशन में हमें ज़रूरत नहीं है। ये वो टेबल है जिसकी मैं बात कर रहा था। अब देखो, सीपी और सीवी, सीवी कम होता है, सीपी ज़्यादा होता है। मोनोटॉमिक, डायटोमिक, पॉलीटॉमिक, और वो गैसेज जिनके मॉलिक्यूल वाइब्रेट नहीं करते, ठीक है। उनके हवाले से अगर देखा जाए ना, तो आपके पास इसका आंसर होता है 3/2 R, ये वाला। अगला होता है 5/2, उसके बाद पॉलीटॉमिक के लिए 3R, और लास्ट में ये आंसर आता है 7/2। अब जो ये आंसर है ना, ये इधर रिपीट करेगा, इसी तरह ये 7/2 नीचे वाला इधर रिपीट करता है, ये बीच में से ये आंसर डिफरेंट है। इस तरह से आप याद कर सकते हो, यानी ये बनता है 5/7/9, 5/2, 7/2, 9/2, इधर 3/5/7 की तरतीब चलती है। इसके मुताबिक अगर आपके पास सीपी और सीवी इन दोनों की रेशो की बात करते हैं, तो ये आपके पास सीपी है दिस वन, और ये सीवी है। इनको डिवाइड करें तो ये आंसर आएगा मोनोटॉमिक गैसेस के लिए, ये डायटोमिक के लिए, ये पॉलीटॉमिक के लिए, और ये वो जिनके मॉलिक्यूल वाइब्रेट नहीं करते उनके लिए। बेटा आपका माइक मैंने जरा क्लोज कर दिया, अब माइक ना खोलिएगा, डिस्टरबेंस हो रही है सबको, मुझे भी। एनीवे anyway, ये आपका यहाँ तक जो पोर्शन था हमारा, ये सारा का सारा हमारा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, ठीक है। और सीपी और सीवी का सारा इसमें जिक्र आ जाता है हमारे वैल्यूज का। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं न्यूमेरिकल वाइज, एमसीक्यू वाइज चल रही हैं, तो उसमें आप याद रखिएगा कि एमसीक्यू के हवाले से इसमें कोई चीज़ ऐसी है जो मेरे समझाने की, मैं बता देता हूँ आपको अभी। अब आप ये देखें, 2 मोल है आपके पास, 2 मोल ऑफ हीलियम, इनको मिक्स किया 4 मोल ऑफ नाइट्रोजन के साथ इन अ सिलेंडर। इंटरनल एनर्जी आपके बतानी है ऑफ द मिक्सचर ऑफ द गैसेस। अब इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास ये होता है। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है आपके पास, मोल 2 हैं तो एन की जगह आपने 2 लगा दिया, ठीक है। अगली चीज सी वी की वैल्यू, सी वी की वैल्यू जो आपके पास आती है इसमें, वो 3/2 R। अब ये आपको वो जो टेबल है वहां से पता लगेगा, क्योंकि मोनोटॉमिक गैस एक है इसमें, हीलियम, और एक डायटोमिक गैस है इसमें। डायटोमिक के लिए 5/2 R वैल्यू है ये वाली। तो ये दो वैल्यूज आपको अलग अलग इसके अंदर पुटअप करनी है। एक तरफ से डेल्टा यू का आंसर आएगा 3RT, डायटोमिक के लिए आंसर आ जाएगा 10RT। दोनों को आपने एक ही कंटेनर में मिक्सअप किया है तो टोटल आंसर 13RT बनेगा। अब देख लें, ये अब आपने पढ़ा हुआ नहीं आम हालात में, लेकिन पीछे टेबल देखा, कॉन्सेप्ट सीखा। अब कॉन्सेप्ट पे इस तरह न्यूमेरिकल बन सकते हैं आपके, ये चीज़ नोट कर लें। बहरहाल ये नोट्स मैं शेयर कर चुका हूँ, वहां से देख लीजिएगा, लेकिन चीज़ समझें कि कैसे आप इसको करेंगे। तो ये सिर्फ सी वी की वैल्यू। अब आपको सी वी कैसे लगा दिया, पी क्यों नहीं लगाया? भाई कंटेनर में फिक्स वॉल्यूम है, इसलिए सी वी लगेगा, सी पी की वैल्यू नहीं लगेगी। ये भी पॉइंट है नोट करने वाला। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेसेस में बता चुका हूँ, साइक्लिक प्रोसेस का जिक्र हो गया आपके साथ, ठीक है। हीट इंजन पर आ जाए अब आप।
हीट इंजन वो मशीन है जो कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करती है। हीट इंजन कहते हैं ये जितनी आपकी गाड़ियों के इंजन है, मोटरसाइकिलों के इंजन है, सब हीट इंजन है। हीट इंजन स्टार्ट करने से पहले एक काम और